औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट कर चुका, इसका ऐलान हुकूमत की तरफ से कर दिया गया। इस पर बात करते हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, इस पे बात होगी। सबसे पहले जी कराची में हम बात करते हैं जो कल अफसोसनाक वाक़या हुआ। पुलिस हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला, जिसमें हमारे दो कीमती पुलिस जवान और रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया, और एक हकरूब जो है उसने भी अपना फ़र्ज़ निभाते हुए अपनी जान की बाजी हार दी। कितने अलमिया की बात है, हमारा मुल्क जो है उसमें इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश है। हम पुलिस के और रेंजर्स के और जो हकरूब है इनकी बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। ये भी कई घरानों के चश्मो चिराग है जो अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क की सलामती और कौम के लिए अपनी जानें देते हैं, गोली के सामने खड़े हो जाते हैं। हमारी आर्मी, रेंजर्स और पुलिस ने बेमिसाल अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए वहाँ पर इस दहशतगर्दी को नाकाम बनाया, मगर सिक्योरिटी पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। एक माह तक अगर रैकी करते रहे तो कैसे वो बचते रहे और कैसे आते जाते रहे हैं। वैसे तो मुहज़्ज़म मुल्कों में जो ज़िम्मेदारान हैं, हुकूमत के लोग जिनकी ये ज़िम्मे सिक्योरिटी है, वो रिज़ाइन कर देते हैं। नाकामी है ना। हमारे क्या इस मुल्क में रवायत रही है, हमारी हर हुकूमत के लोग जो हुकूमती अरकान हैं उन पर तनकीद करते हैं, रिज़ाइन करते हैं। तो क्या अब राना सनाउल्लाह साहब या मुताल्लिका अदारे का किसी का हेड जो जिसके ज़िम्मे ये सारा कुछ सिक्योरिटी थी वो रिज़ाइन करेंगे? यकीनन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में रवायत ही नहीं है। पीटीआई का दौर हो, पीछे पीपल्स पार्टी का दौर हो, उससे पीछे नून लीग, कहीं भी मार्शल लॉ के दौर में किसी ने रिज़ाइन नहीं किया। तो ये तो हमारी गलत फहमी है कि रिज़ाइन करेगा। अब आते हैं जी कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मुल्क को, अवाम को अंधेरे में रखा गया। एक हुकूमत आई जिसने एक चलती हुई गवर्नमेंट को रिप्लेस किया अदम एतमाद के ज़रिए। इसके मुहरकात चाहे कुछ भी थे, कोई साजिश थी या कुछ थी, मगर इस मुल्क को जो भी अहम लोग हैं जो इस सारी चेंजिंग में इन्वॉल्व थे, उन्होंने सब ने मिलकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। है कोई इस चीज़ का नोटिस लेने वाला? यकीनन नहीं। और अब भी तख्त की जंग चल रही है, मुल्क की सलामती दांव पर लगी हुई है। ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की पहले तो अफवाहें थीं। मुल्क के अहम वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब, जिनका नून लीग से ताल्लुक़ है, उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर नहीं रहा, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। बाकी उन्होंने निज़ाम की बातें की। आप हुकूमत में बैठे हुए निज़ाम, आप कितनी दफ़ा आप हुकूमत में आए, कितनी दफ़ा निज़ाम चेंज किया, ये एक अलग बहस है। मगर आज उन्होंने एक खौफनाक जो है वो इंकशाफ किया है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। इस वक्त आप देखें जो ये मिनी बजट जितनी तेज़ी में, जितनी अजरत में पेश किया गया, जितनी जल्दी IMF की तरफ दौड़े लगी हुई हैं, क्या ये बात ज़ाहिर नहीं करती इनकी परेशानी को कि ये किस कदर अफरा तफरी में थे कि ये मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मगर जो भी तनकीद करता था, यहाँ तक कि मुल्क के मुआशी हालात पर तनकीद करने वालों के लिए सज़ा तजवीज़ कर दी गई। क्या बात नहीं कर सकते? मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, बात नहीं कर सकते, आप तनकीद नहीं कर सकते। तो आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी महफिल में ऑन एयर बता दिया है कि जनाब हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर नहीं रहा, कर चुका है। सवाल ये पैदा होता है, फिर आप किस लिए आए थे? ये कोई पूछेगा कि आप तो इस एक
उस पर इल्ज़ाम है पिछली हुकूमत पे कि वो बेड़ा गर्क कर गए थे। हम ये निज़ाम और ये मुल्क बचाने आए हैं, तो क्या आप डिफ़ॉल्ट करवाने आए थे? क्या आप मुल्की ख़जाने के जो रिज़र्व्स हैं उनको गिराने आए थे? जो 17 अरब डॉलर पे थे और आप अब हमारे पास 1.5-2 अरब पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में कशकोल लेकर फिर रहे हैं। क्या हमारा आपका अज़्म ये था कि हमने इस मुल्क को तबाही के दाने पर ला के खड़ा करना है और फिर कह देंगे जी मुल्क तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है? ये नाअहली की लाज़वाल दास्तान है। क्या क्या कुछ गिना जाएगा? दहशतगर्दी बढ़ गई है, लोगों का जीना दोबर हो गया है। आप खड़े होकर कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, कितनी आसानी से कह रहे हैं। काश कि इस मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम होता कि कोई पूछ गुछ वाला होता। 58(2)B जो है, एक सदर के पास इख्तियार होता था कि जब हुकूमत सही काम नहीं कर रही होती थी तो वो उसे डिज़ॉल्व कर देता था। मगर वो इन सब सियासी लीडरान ने मिलके उस शिक को ही ख़त्म कर दिया कि हम जो मर्ज़ी करें, हमें पूछने वाला कोई ना हो। यह है इस निज़ाम की खराबियाँ, और इन खराबियों के होते हुए मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इलेक्शन वाइज हाल है, चाहे नून लीग आती है, चाहे पीपल्स पार्टी आती है, चाहे पीटीआई आती है, एक मुकम्मल निज़ाम को तब्दील करने के लिए एक बाकायदा सियासी जमात का होना जो इस हुकूमत को बना सके, वो बहुत ज़रूरी है। वो अहल लोग ही इस हुकूमत में आने के अहल होंगे जो मुल्क का निज़ाम संभाल सकेंगे। इस वक्त जिस तबाही के दाने पर ये मुल्क खड़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास में ये बात होगी कि इस मुल्क को कैसे चलाया जाएगा। लोगों का इस वक्त जीना दोबर हो चुका है। आप छोटी छोटी चीज़ें देख लें, माचिस से लेकर एक बड़ी चीज़ तक, जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें सब लोगों की पहुंच से दूर कर दी गई हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम फरमाए। और दूसरी तरफ जी, सदर ममलकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो ख़त किताबत चल रही है, इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मेहरबानी की है, वो सदर ममलकत के ख़त का जवाब दिया है, मगर नाराज़गी का इजहार किया कि सदर साहब ने बेहिसी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। गोया सदर साहब जो है, उन्होंने पहले ख़त का अगर आप जवाब नहीं देते, आपके मिजाज पर वो ग्राह गुजरती है, तो उसमें अगर सदर ममलकत ये कहते हैं, इसको क्या वो दे। आप एक आपका एक ज़िम्मेदार मुल्क का हेड जो है, वो आपको कहता है कि आप मेरे साथ मिल के इसकी मुशावरत करें, आप उसको लिफ्ट ही नहीं कराते, इसको बेहिसी का नाम देंगे, इसको रूगर्दानी का नाम देंगे, इससे कानून तोड़ने का नाम देंगे, आइन तोड़ने का नाम देंगे, क्या नाम देंगे। बहरहाल ये उनकी मेहरबानी है जी इलेक्शन कमीशन की कि वो मंडे को जा रहे हैं सदर मुमलकत से मिलने। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत ही ख़राब हालात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के। शायद हमें और आपको वो कुछ नहीं बताया जा रहा जो इस वक्त फेस किया जा रहा है। ये अलग बात है कि वज़ीर आज़म साहब अपने मुल्क में तबाही मची है, वो तुर्की पहुँच गए। फवाद चौधरी साहब अमेरिकन सफ़ीर को मिले जी, बड़ी दिलचस्प इस पर बातें होंगी अगले मिलाद में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदा।